महान स्वतंत्रता सेनानी आए थे हम लोगों से मिलने। उन्होंने कहा कि कमजोर क्यों है, शक्तिहीन क्यों है, क्योंकि तुमको पचाने की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता नहीं होगी तो कमजोर रहोगे, और जिसका शक्तिशाली पाचन तंत्र है, पचाने की शक्ति है, और बुद्धिमान ताकत से नहीं बना जाता है, विचारों से बनता है कि आपका विचार कैसा है। तो उस विचार को समझने के लिए हमने कहा कि आज के विषय में वो भी एक हिस्सा है कि मजदूर वर्ग की विचारधारा, वह विचारधारा मजदूर वर्ग का क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। पहले अधर्म और धर्म की जो बातें होती है, तो अधर्म का सेनापति जो है ना, झूठ होता है, छदनी वातावरण होता है, और वहीं से शुरू होता है। इसलिए जब हम पूंजीवाद की चर्चा कर रहे थे कि पूंजीवाद व्यवस्था को उदित हुआ, तो वह झूठ पर आधारित व्यवस्था भी थी, और इसका उद्भेदन उन्होंने, मार्क्स ने इस सिद्धांत के साथ किया कि शायद मार्क्सवाद के भौतिकवाद के 3 नियम आपको हम बताया था। उत्पादक से उत्पादन संबंध की हम चर्चा थोड़ा कर रहे थे कि कैसे दोनों में टकराहट होती है, ब्लाडर फट जाता है। जैसे फर्ज कीजिए, इसको भी उदाहरण हम देते थे कभी कभी कि एक छोटा बच्चा है जिसके लिए आप कपड़ा खरीद कर लाते हैं, तो हर कोई खरीदने जाएगा तो कहा नहीं बड़ा साइज का थोड़ा लो, कहा भाई बड़ा साइज का लो, तो ये विकसित होने वाला है, तो पर भी वो कपड़ा फटता नहीं है, पुराना पड़ जाता है, छोटा हो जाता है। उसी तरह से उत्पादक शक्ति बच्चे जैसा विकसित होता है, और अगर एक खास ढांचा का उत्पादन संबंध है तो फिर उसमें एडजस्ट नहीं करेगा, उसको फटना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। उसी उत्पादन संबंध के बदलने को क्रांति कहते हैं, हमने बताया। वह उत्पादन संबंध है जो वितरण से जुड़ा हुआ मामला है, वह उत्पादन संबंध है जो पैदावार होता है, जो धन पैदा होता है, उस धन के बंटवारे से जुड़ा हुआ मामला है। वह समाज में धन का बंटवारा कैसे हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ मामला उत्पादन संबंध का मामला है। और इसीलिए वह उत्पादन संबंध अगर नहीं बदलेगा तो फिर दोनों में टकराहट होगी, और वही टकराहट वर्ग संघर्ष है। दोनों के 2 हित हैं। एक जो उत्पादन के साधन का मालिक है, वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, और इसीलिए वह शोषण करता है, इसीलिए ज्यादा काम लेता है। इसलिए वो अर्थशास्त्र के नियम में, तो एक बात तो इन्होंने मार्क्सवाद का जो बुनियादी सिद्धांत या 3 था जिसकी हमने चर्चा किया। दूसरी बात, मार्क्स ने 3 बातें कही। एक तो बताया कि कैसे विकास होता है, विकास के नियम। दूसरा है राजनीतिक अर्थशास्त्र, जो कि पूरा समाज एक आर्थिक नियमों से चलता है। जब माल का उत्पादन होता है, पैदावार होता है वस्तु का, तो बाजार में बिकेगा, और उसके बाजार के नियम है अर्थशास्त्र का नियम। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के नियम में नियमों की चर्चा की, और उसको कहते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की पढ़ाई स्कूलों में होती है, इकोनॉमिक्स की, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई होती है वह पूरी पढ़ाई नहीं होती है। हमने कहा ना कि पूंजीपति छद्मी ढंग से शासन करता है, वो विभ्रम पैदा करता है। इसलिए स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी विभ्रम पैदा करने वाली सारी बातों को नहीं बताई जाती है। अपने हित में पूंजीपति पाठ्यक्रम भी तैयार करता है, ताकि बच्चों के दिमाग में भी उन्हीं के अनुकूल शिक्षा भी जाए। इस बात को जानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ती है मांग और पूर्ति। हमको तो 2 बजे तक ना करना है, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक बाद में और टाइम देने की बाद में दे देंगे। अब तो 1:30 बजे तक तो खाना है मैं इसी अगर 2 बजे करूँगा ना, कोई हर जाने इतना स्टूडेंट के हिसाब से 1:30 बजे था, आधा घंटा लेट जाता है। अर्थशास्त्र महंगाई के बारे में क्या कहा जाता है? जहां मांग और पूर्ति दोनों का संतुलन हो जाए, वही मूल्य का निर्धारण होता है, बताया जाता है। हम लोग पढ़े हैं स्कूल में मांग और पूर्ति। तो इसका है
तो कीमत क्यों बढ़ती है भाई? तो मांग बढ़ गया, आपूर्ति कम है, सामान कम है, इसलिए कीमत बढ़ गई। और सिद्धांत का उपयोग करके जनता को कैसे लूटा जाता है इसको समझिए, यही सिद्धांत पढ़ाया जाता है। कहेगा भाई काहे भाई, अरे सामान कम था, इस बार ओला पड़ गया इसलिए फसल बर्बाद हो गई, इसलिए कीमत बढ़ गई। इस संदर्भ में एक बात जो राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक अर्थशास्त्र में कहा गया, अच्छा एक बात, मांग और पूर्ति से अगर ही, तो मांग और पूर्ति का क्या मतलब है? क्योंकि सबसे पहले कि कोई भी सामान मात्रा में कम हो चाहे ज्यादा, आदमी के उपभोग का वह पूर्ति करता है। तो उसमें हर वस्तु के जो अपने अपने मूल्य हैं। फर्ज कीजिए कि अगर 100 रेडीमेड कपड़ा, शर्ट, कोट बाजार में आया बिकने के लिए, 100 हर कोट में रेडीमेड कपड़ा बनाने में कितना धागा लगा, कितना कपड़ा लगा, ये तो फिक्स है। कितना दर्जी को सिलाई दिया गया वो भी फिक्स है। तो खर्च कितना लगा फिक्स है, मजदूरी कितना दी गई फिक्स है कपड़े में। लेकिन कहा जाता है कि अगर मांग बढ़ जाएगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर 100 बाजार में कपड़ा बिकने आया रेडीमेड और 1 लाख डिमांड हो गया, उसके हिसाब से इसकी कीमत 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। तो एक प्रश्न उठा कि 100 ही रेडीमेड शर्ट है, अगर मांग बढ़ गया तो क्या 100 से ज्यादा आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करेगा? नहीं, सिर्फ 100 आदमी उपभोग करेगा उसको। कीमत बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा किसको? बेचने वाले को। तो इससे तो लागत बढ़ता है, न मजदूरी बढ़ती है, फिर कीमत क्यों बढ़ जाता है? तो यह सिद्धांत इसलिए बनाया गया ताकि हम बाजार में भाव पैदा करके लूट सके, लोगों को भ्रमित करके लूट सके। एक बात बताइए, जितनी दाल की कीमतें बढ़ी है, या कहा गया कि दलहन कम उत्पादन हुआ, कभी आपको दुकान में कहा कि नहीं 2 किलो मत खरीदो, कम है, आधे किलो खरीदो? कमी कहीं नहीं आई, पैसा घर से देना पड़ा है। यह सिद्धांत ही बनाया गया, जब हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ना आपूर्ति होती है, तो अगर उसमें खर्चा भी नहीं बढ़ा, हुआ क्या? तो व्यापार का यही है, लोगों को ठगने और लूटने का तरीका। इसलिए यह सिद्धांत भी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, इसी रूप में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में यह भी होता है आजकल, तो धर्म, हमारे इस राज्य में तो आजकल ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई है, केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हुई है, मालूम है ना? आपके हाथ में जो लिखा है वही होगा। नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जाइए पहले देखवाइए, शुक्रा से निकलवाइए, चाहे पंडित जी से निकलवाइए। यानी लोगों को भ्रमित करके रखो। और यह सारा भ्रमजाल पूंजीवादी विचारों का यह भ्रमजाल है, जिसको समझने की जरूरत है, जो विभिन्न रूपों में है। इसलिए हमने कहा यही है सुपर स्ट्रक्चर, यही है राजतंत्र का अंग। और अगर विद्रोह करेंगे आप, इसका विरोध करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। और वो उपाय क्या है? हमारी पुलिस है, हमारी फौज है, हमारा कोर्ट है। कोर्ट कचहरी के बारे में क्या कहा जाता है? बिल्कुल निष्पक्ष है, उनका आंख बंद है। और हमारे कुणाल जी हैं, तराजू लिए हुए हैं और वहां न्याय मिलता है। लेकिन आज तक दुनिया के इतिहास में, पूंजीवादी दुनिया का इतिहास देखेंगे, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि मजदूर कानून का उल्लंघन करने के लिए मजदूर संघर्ष किया हो और मजदूर के पक्ष में वह राज्य सत्ता के लोग या कोर्ट कचहरी पुलिस आई हो। अभी किसानों के आंदोलन जो चल रहा है, जहां हत्या हो गई 4 आदमी की, एक का खबर आया, हम लोग काला दिवस कल मनाए, वो किस चीज का आंदोलन है? नई मांग नहीं है, जो तुम वादा किया उसकी पूर्ति का आंदोलन है। लेकिन फौज, पुलिस, कोर्ट कचहरी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? उनको दमन करने के लिए। इसलिए राज्य सत्ता दमन का औजार है।
राज्य सत्ता शासक वर्ग के दमन का हथियार है और हथियार का उपयोग होता है। इसलिए यह पूंजीवादी समाज। लेकिन क्या कहेगा प्रचार, मैडम है तो निष्पक्ष है, सरकार निष्पक्ष होता है। हम आगे जब श्रम कानून का चैप्टर कल है, दूसरा सत्र है, हम ट्रेड यूनियन और लेबर लॉ पर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विषय जो हम बता रहे थे विचारधारा का विषय, विचारधारात्मक रूप से समझिए कि हर चीज, मैंने शुरू में कहा ना कि वर्ग दृष्टिकोण से देखना सीखिए। ये सारे नीतियों का, सारे सिस्टम कहा जाता है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दिया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र जनता, जनता के द्वारा और जनता के लिए है, यही कहा गया। यह कितना छद्मी है, जबकि जितनी जनतांत्रिक, सो कॉल्ड जनतांत्रिक हुकूमत है, उसके सारे क्रियाकलापों को आप देखें तो क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, माने OF नहीं, OFF, ऑफ द FOR और नहीं, फॉर द पीपुल, FAR, एंड बाय द पीपुल मतलब द्वारा नहीं, बाय द पीपुल, बाय यह कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। इसलिए डेमोक्रेसी के भी अंतर तत्व को समझने की जरूरत है। जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस बात की चर्चा भगत सिंह ने भी किया है। हर दृष्टिकोण से देखिए कि जिस डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है, क्या डेमोक्रेसी वास्तव में डेमोक्रेसी है? क्या बहुमत लोगों की डेमोक्रेसी है? समाज, एक बात जान लीजिए, ह्यूमन समाज, मानव समाज का मूल तत्व है माल का उत्पादन, कमोडिटी का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सिस्टम, यही इसका आधार है। और प्रोडक्शन सिस्टम पर नियंत्रण किसका है, मालिकत्व किसका है, यह महत्वपूर्ण तत्व है। और इसलिए वह नियंत्रण जो है, वह नियंत्रण जिसका होगा उसी का राज्य सत्ता होगा, अपने अनुकूल बनाएगा। और कला, सिनेमा, साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है, कला की बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर राम को भगवान के रूप में पूजित किया जा रहा है, पूजा हो रही है, तो यह साहित्य की भूमिका है। वाल्मीकि कब पैदा हुए? वाल्मीकि तो इतिहास के खास स्टेज में पैदा हुए हैं ना। वाल्मीकि के पहले रामायण तो कुछ ने लिखा नहीं था, जाना भी नहीं था। लेकिन वो साहित्य का, साहित्य में इतनी ताकत है जो लोगों को संवाद प्रेषित किया जाता है। इसलिए अभी जब चर्चा हो रही थी शिक्षण क्यों, इसलिए कि हम अपने वर्ग दृष्टिकोण की बातें लोगों तक पहुंचाएं, जो भ्रमित करके रखा है, जो हम नहीं जानते हैं। तो साहित्य, प्रशिक्षण, शिक्षण लोगों के बीच संप्रेषित किया जाता है, बताया जाता है कि सही क्या है। हमने कहा ना, सत्य जो है ना, सत्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो सत्य को झुठलाया जाता है, यह कैपिटलिस्ट सिस्टम है। सत्य को पूरी तरह से आप सारे चीज को उजागर करें तो देखेंगे कि सत्य को कैसे झुठलाया जाता है। तो मैं साथी कह रहा था कि किस तरह यह छद्मी व्यवस्था में सारे नीतियों को, नियमों को, विचारों को लोगों को भ्रमित करने के लिए पैदा करते हैं। इसलिए तुलसीदास कहा गया कि बाबर ने, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं उस विवाद में कि बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाया गया कि क्या हुआ। लेकिन एक बात तो तय है कि तुलसीदास पहली बार रामचरितमानस के थ्रू राम की कथा को घर घर तक पहुंचाए। पहले तो संस्कृत में थी, जनता संस्कृत जानती नहीं थी, अवधि में लिखा। और जब अवधि में लिखा तो क्या हुआ मालूम है? तुलसीदास को ही हमला करना शुरू किया उस पीरियड के ब्राह्मणों ने, और कहा कि साहब इस संस्कृत छोड़ के इसमें लिखा, फेंक देता था उनका लिखा हुआ। अंत में क्या कहा तुलसीदास उनके अपने चौपाई में, मांग के खाई को मजीद में सोई को।
यानी हम मांग कर खाएंगे और मस्जिद में सोएंगे। अब बाबरी मस्जिद में सोने की बात कर रहे थे या किस में सोने की बात कर रहे थे, अलग बात है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन पर हमले किए गए उस पीरियड में तुलसीदास पर। और लेकिन धीरे धीरे लोग राम कथा कैसे हुआ, एक पीरियड था, हमारी परंपरा रही है। जब हमको याद है, जब हम बच्चा थे ना, और गर्मी के दिन में घर के बाहर सब लोग चारपाई बिछा के सोता था, तो एक कोई पुराना लोग होता था, कथा कहता था, और कथा कहता था, सब लोग सुनते थे, हाँ करते थे जब तक जगे रहे। और इस तरह से कथा कहने की एक परंपरा थी लोगों को। हमारा वेद को कहा जाता है श्रुति। ऐसे तो बोलते हैं कि वेद व्यास ने रचना किया, ऐसा मामला नहीं है। इसको श्रुति कहते हैं, जो सुन कर लोगों ने बाद में किया। पहले तो अक्षर ज्ञान भी नहीं था, विकास का सिद्धांत देंगे तो इसलिए ज्ञान का सिद्धांत जो है ना, यह भी ज्ञान का सिद्धांत भी मार्क्स ने, वो जो डायलेक्टिक्स है ना, उसमें थ्योरी ऑफ नॉलेज भी उन्होंने दिया और कहा कि ज्ञान के भी स्टेजेस हैं कि कैसे आदमी को ज्ञान मिलता है। और इस ज्ञान के क्रम में हम चर्चा करेंगे कि दूसरा पोर्शन उन्होंने कहा कि समाज उत्पादन पद्धति का जब शक्ति को रोकने लगता है तो वह शक्ति उत्पादन संबंध को तोड़ के क्रांति कर देता है, समाज बदल जाता है। लेकिन समाज बदलेगा तो उसके अर्थ व्यवस्था के भी नियम होंगे। इसलिए दो नियम हैं, पूंजीवादी अर्थशास्त्र और वास्तविक राजनीतिक अर्थशास्त्र। और वास्तविक राजनीतिक अर्थशास्त्र के आप नियम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के गुरु को कहा जाता है आडम स्मिथ, पहले अर्थशास्त्र के जनक। रिकार्डो आए, मार्शल आए, अलग अलग अर्थशास्त्री हुए हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया अकाट्य है आज भी। और उसने बताया कि जो आर्थिक विकास का नियम है, अर्थशास्त्र के नियम है, वह नियम ऐसा है जैसे द्वंद्ववाद का नियम बोले ना कि अपने आप क्रांति होगी, बदलेगा। उसी तरह अर्थशास्त्र भी डेवलप करते करते इनको विनाश की तरफ पहुंचा देता है। इसलिए उन्होंने चर्चा किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन प्रक्रिया है, यह उत्पादन प्रक्रिया 4 अवस्था से गुजरता है। धीरे धीरे इसमें प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फिर अति उत्पादन होता है, फिर बूम होता है और संकट आता है, और संकट में पूंजीवाद ध्वस्त होता है। ऐसा बजाबता उसने भविष्यवाणी किया और दुनिया में होते रहा है, जिसकी हम चर्चा थोड़ा अभी अर्थशास्त्र वाला नियम में आपको बताएंगे। अभी हमको लगभग आधा घंटा और टाइम है, क्योंकि समराइज करने में हमारी हमको समस्या हो रही है, इसलिए शॉर्टकट कर रहे साथी। तो अर्थशास्त्र के नियम में मार्क्स ने कहा कि साहब श्रम जो है ना, यही दुनिया का मोटिव फोर्स है। श्रम ही दुनिया का हर चीज है, नियंता है। श्रम ही दुनिया का संचालक है। और हमारे समाज में विश्वकर्मा की पूजा होती है, मतलब श्रम की पूजा होती है कि श्रम ही सब चीज है। श्रम से ही अन्न पैदा होता है, अकथनीय माल पैदा होता है। इसलिए अर्थशास्त्र में श्रम के सिद्धांत की चर्चा कार्ल मार्क्स ने किया। और अर्थशास्त्र के नियम में उन्होंने चर्चा किया कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों में विभ्रम पैदा किया जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि बिना भौतिक वस्तु के उत्पादन के सभ्यता नहीं चल सकती है। सभ्यता का आधार है भौतिक वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन, जिसका हम उपभोग करते हैं, और वही आदमी को जिंदा रखता है, सोसाइटी को संचालित करता है, चलाता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मधुमक्खी के जमात में जो मक्खी काम नहीं करता उसको मधुमक्खी ही मार डालता है। लेकिन आदमी के समाज में
जो काम नहीं करता है वही मालिक बना होता है, जो काम नहीं करता है वही मालिक है। नहीं, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति प्रदत्त वस्तु, प्रकृति प्रदत्त सारी चीज, मार्क्स ने भी कहा कि प्रकृति में जो चीज है, सूरज प्रकृति का, उसकी रोशनी सबके लिए है और उसको कोई कंट्रोल कर ले। पानी सबके लिए सुलभ है, उस पर कोई कंट्रोल कर ले। खनिज पदार्थ पूरे धरती का धरोहर है, इसलिए उस पर सबका अधिकार है, धरती के सारे लोगों का अधिकार है। और उस पर जब नियंत्रित कर लिया जाता है कुछ खास लोगों के इंटरेस्ट में, तो वही समाज में असमानता और प्रकृति पर भी कि विपरीत यह आचरण है, नेचर के यह विपरीत आचरण है। तो प्रकृति के विपरीत आचरण करना वह समाज के विपरीत आचरण है, मानवता के विपरीत आचरण है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि श्रम के साधन, श्रम के औजार, ये सब मिलकर बनता है। इसलिए कॉमरेड, हमने कहा कि माल का उत्पादन जो है वही आधार होता है समाज का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। और लेकिन हर माल चीज को माल नहीं कर सकते हैं। हमने कहा ना कि जो अपने लिए हम उपभोग करने के लिए पैदा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वह माल नहीं है। जो बिकने के लिए पैदा हो, और जब बिकने के लिए पैदा होगा तो वह, इसलिए माल, पूंजी, इस सब की व्याख्या किया कार्ल मार्क्स ने कि पूंजी क्या है। लोग आमतौर से समझ लेते हैं कि थोड़ा सा 10-20 लाख रुपया वाला हो गया तो पूंजी है। पूंजी और धन में फर्क है अर्थशास्त्र के नियम के मुताबिक। हमारे पास 10-20 लाख करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन वह पूंजी नहीं कहलाएगी। पूंजी वह है जिसमें बढ़ने की क्षमता, जो अपने आप का विकास करे। अगर आपका रखा हुआ धन है वो बढ़ता नहीं है तो पूंजी नहीं है, लेकिन वही अगर कहीं लग जाए तो वह पूंजी हो जाता है। और पूंजी के चरित्र के बारे में कार्ल मार्क्स ने जो चर्चा किया, वह कहा कि पूंजी हृदयहीन है, वह मानव समाज के लिए अभिशाप है। पूंजी शब्द की बात, चूंकि पूंजी के चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पूंजी को ऐसा लगे, पूंजीपति नहीं मैं बोल रहा हूं, पूंजी को ऐसा लगे कि फलाने काम में लगने से 100% मुनाफा होगा, तो उसमें तेजी आ जाएगी, मतलब उधर जाना चाहेगा, लगना चाहेगा। लेकिन अगर 400% मुनाफा दिखने लगे तो दौड़ के जाएगा, तेजी से जाएगा। अगर लिखते हैं कि 500% मुनाफा हो और उसके लिए रिस्क लेना पड़े, तो रिस्क लेने में भी नहीं हिचकेगा। और अगर 1000% मुनाफा हो और उसके लिए खून खराबी कराना पड़े समाज में, तो खून खराबी भी कराएगा। और अगर 2000% मुनाफा हो और इसके लिए जरूरी हो कि मालिक को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो अपने मालिक को भी फांसी पर चढ़ा देगा। यह पूंजी के चरित्र की वह चर्चा करते हैं, यानी पूंजी हृदयहीन समाज का। इसलिए पूंजी के बारे में उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में आदमी आदमी का संबंध, आदमी आदमी का रिलेशन हृदयहीन पैसे कौड़ी के संबंध में बदल जाता है। पैसे कौड़ी का दिल नहीं होता है, पैसे कौड़ी को कोई दिल नहीं होता। इसलिए आप सुनते होंगे कि अगर बेटा ने बाप को मार दिया पैसा के लिए, धन के लिए, यह घटनाएं देखने को मिलती है। तो यह मार्क्स ने उस समय कहा कि इतना खराब चीज है पैसा कौड़ी कि यह हृदयहीन होता है, इसको दिल नहीं होता। और इसको नियंत्रण कौन करता है? बाजार, बाजार अर्थव्यवस्था। आज कहता है बाजार ही हर चीज तय करता है, और बाजार अर्थव्यवस्था बहुत हृदयहीन है।
बाजार में हर चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए उपलब्ध है जिसको खरीदने की क्षमता है, और खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो फिर बाजार से क्या मतलब? बाजार में सारा सामान पड़ा हुआ है, क्या मतलब? तो इसलिए बाजार का जो आया कंसेप्ट कि बाजार एक हृदयहीन संचालन का वितरण की व्यवस्था है जहां मुनाफा कमाया जाता है। मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अर्थशास्त्र के नियम में सबसे दुनिया का बेहतरीन सिद्धांत है, वह है कि मूल्य पैदा होता कहां से, कि बढ़ता कैसे है मूल्य। लोग जो कहते हैं जीडीपी साल इतना, अगला साल इतना, बढ़ता कहां से है? यह सारा मूल्य श्रम से पैदा होता है, श्रम से बढ़ता है। इसलिए उन्होंने श्रम का सिद्धांत जो दिया, मूल्य के श्रम का सिद्धांत, और उसने दिया कि मूल्य दो तरह का होता है। जब हम पैदा करते हैं कोई चीज तो उसमें एक आवश्यक मूल्य है और एक अधिशेष मूल्य है। आवश्यक मूल्य किसे कहते हैं? आवश्यक मूल्य वह है कि हम जो अपना लेबर कर रहे हैं उतना पैसा हमको मजदूरी मिलती है, तो जितना देर में हम अपना मजदूरी के बराबर काम कर लेते हैं, मजदूरी निकल जाती है, उसको आवश्यक मूल्य कहा जाता है। और उसके बाद में जो काम करते हैं वह अधिशेष मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है, यानी वह मालिक को मुनाफा के रूप में मिलता है। आवश्यक श्रम वह है जो मजदूरी के लायक हमारी मेहनत है, यानी जितना देर में मजदूर जो मालिक को देता है, तो मजदूर को देता है उतना हम अर्जित कर दिया, उसके बाद जितना अर्जित करेगा उसका मालिक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य। और वही अधिशेष मूल्य को उन्होंने कहा, वही अधिशेष मूल्य मुनाफा पूंजी के रूप में जमा होता है। तो दुनिया में जितनी पूंजी है, जितनी संपत्ति है, यह मजदूरों का चुराया हुआ धन है। मजदूरों द्वारा पैदा किया गया जो मूल्य है वही चुरा करके जो जमा किया है वही धन पूरा दुनिया का धन है। और मालिक कौन बन गया? परजीवी, जो काम नहीं करता है, जो हम मधुमक्खी के संदर्भ में बोले तो मालिक बना हुआ है। और वैसा क्यों हुआ? क्योंकि वह प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया, उत्पादन के साधन पर नियंत्रण कर लिया अपने, और राज्य सत्ता का निर्माण कर लिया है कि हमारे विरोध में जो आएगा उसका दमन करेगा। और इसलिए इन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया, और उन्होंने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू से दुनिया को साबित किया। लेकिन कहा कि इतना मुनाफा के बाद भी ये अपने आप मरेगा नहीं। मार्क्स ने कहा कि ऐसी व्यवस्था है जो खुद मरेगा। चूंकि पूंजी की चरित्र की जो चर्चा हुई तो उन्होंने पूंजीवादी संकट की चर्चा किया कि पूंजीवाद में संकट आता है, और संकट आता है पूंजीवाद में, इससे पूंजीवाद, इसलिए पूंजी जो वादी माल उत्पादन होता है वह फिर कीमत वाली बात जिसकी हम चर्चा पहले थोड़ा सा किए थे कि किस तरह कीमत सरप्लस वैल्यू कैसे पैदा होता है, श्रम। इसके बाद में जो संचय की प्रक्रिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जितना जो वह मुनाफा में कमाता है वह सारा मुनाफा अपने नहीं रख लेता है, उसका बंटवारा करता है। तो मुनाफा, कमाया हुआ मुनाफा दो पार्ट में पहले बंटता है, एक तो मजदूरी के रूप में, एक मुनाफा के रूप में। और जब मुनाफा के रूप में बचा उसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा बार बंटवारा होता है। वो बंटवारा कैसे होता है? तो वह राजनीतिक चंदा देता है शासकों को, वह मंदिर में दान, मंदिर बनाने के लिए बिरला मंदिर भी बना देता है, वह विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को, सिनेमा, शिक्षण संस्था, क्योंकि शिक्षण संस्था में अगर वह नहीं देगा तो लोगों के दिमाग पर राज कैसे करेगा? इसलिए वह आदमी को दिमागी रूप से गुलाम बनाने के लिए विचार पैदा कराता है, वो ऐसा शिक्षण व्यवस्था विकसित करता है, उसमें भी हमारा ही कमाया धन का उपयोग करता है। तो एक दृष्टिकोण उन्होंने दिया, हमारे ही पैदावार से, हमारे ही चुराए गए मूल्य से हम ही को गुलाम बनाने के लिए
मानसिक गुलाम बनाने के लिए वैचारिक अभियान चलाता है। और वैचारिक अभियान का हिस्सा यही है कि तुलसीदास लिखते हैं, कोई निर्पहोही हमें कहानी, चेरी छाल न हुई बरानी। मंथरा से कहलाते हैं तुलसीदास जी, यानी आम लोगों में है, अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यह बात अपने आप सबसे बड़ी राजनीति है। इस बात को समझिए, जो कहता है कि हमको राजनीति से लेना देना नहीं है, प्रचार कराया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति ही है कि जनतंत्र में जनता ही मालिक है। और कहता है हमको जनता कि ना तुमको राजनीति से लेना देना नहीं है। तो राजनीति से किसको लेना देना होगा भाई? जो मालिक बन के बैठा है। ऐसा विचार संप्रेषित किया जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अपने वर्ग दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए कि जो सत्ता में बैठा हुआ प्रचार कर रहा है या किसके इंटरेस्ट में प्रचार कर रहा है, कौन मुद्दे हैं। इसलिए एक एक मुद्दों को, एक एक घटना को समझने और जानने की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, हम अंतिम पैराग्राफ संक्षेप में कहें, इसलिए मार्क्स ने सिर्फ सिद्धांत नहीं लिखा, बल्कि उसका संगठन भी विकसित करने का प्रयास किया। और सबसे पहले उन्होंने नारा दिया कि तो इतना ही जुल्म होते रहा है मानव समाज के इतिहास में, तो तरीका क्या है। तो उन्होंने शुरू में कहा, मूल प्रश्न बदला कैसे जाए, तो कैसा बदला जाए। तब उन्होंने सिद्धांत दिया कि एक वैसा समाज बने जो समाज परिवार की तरह, परिवार के तरह, परिवार का मतलब आप लोग सुने होंगे नाम कम्युनिस्ट का, सुने हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट शब्द कम्यून शब्द से बना है। कम्युनिस्ट शब्द कम्यून शब्द से बना है। कम्यून का मतलब होता है परिवार, फैमिली। मार्क्स ने कहा कि क्या वैसा समाज नहीं बन सकता है जो समाज एक परिवार की तरह। परिवार का मतलब क्या, हम लोग देखते हैं कि परिवार में, हर परिवार में कुछ पारंपरिक संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, घर है, द्वार है, जो भी है, उसमें कई भाई हैं, बेटा है वगैरह। जो भी घर में आमदनी होता है, खाना बनता है, सब लोग उसमें मिल बांट के खाते हैं, यही होता है। अगर भाइयों में कभी कभी विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो कहेगा कि भाई बंटवारा करो, तो बंटवारा में जमीन भी बढ़ जाएगा, बर्तन भी बढ़ जाएगा, गाना भी बराबर बढ़ता है। अगर अभाव है, बाल बच्चे की शादी है, कर्जा अगर कोई घर का मालिक जाके लेता है, तो कर्जा मालिक भले लाया, लेकिन कर्जा सब भाई पर चढ़ता है, क्योंकि सामूहिक लिया हुआ कर्जा। और अगर ज्यादा मुनाफा हुआ, जमीन भी खरीदा जाता है, तो बाप के नाम खरीदेगा, तो सबका उस पर हिस्सा होगा। तो ये जो भी संसाधन है, कार्ल मार्क्स ने कल्पना किया कि जितना प्रकृति में संसाधन है, कि प्रकृति में, इस यूनिवर्स में रहने वाले सारे लोग आदमी हैं। तो जिस तरह सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, तो इस देश समाज की संपत्ति सबके लिए बराबर क्यों नहीं होगा। और बराबर जैसे परिवार में होता है, तो एक वैसा समाज बनाया जाए जो परिवार की तरह चले। और परिवार की तरह चले मतलब जो भी समाज का धन है, संपत्ति है, उसमें सबसे पहला काम घर में क्या होता है, पहले खाना। सब लोग खाएगा जितना है उतना। इसके बाद में अगर विलासिता का रहेगा तो अच्छा कपड़ा पहने, कम दाम वाला पहने, अपना आमदनी के हिसाब से होता है, रहन सहन भी विकसित होता है उसी तरह से। तो परिवार की तरह क्यों नहीं चले। और ऐसा करने में बाधा कहाँ है, तो बाधा वह है जो लोग धन पर कब्जा करके रखा है, वो नहीं चाहता है, तो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। और इसीलिए हमारे लूट को, हमारे मुनाफा को वह उपयोग करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए मजदूर को वर्ग के रूप में संगठित होना होगा। और मजदूर ही चूंकि दुनिया में धन पैदा करता है, श्रम ही सारा चीज पैदा करता है, इसलिए श्रमिक जो है ना, उसी का राज होना चाहिए। जब हम धन पैदा करते हैं तो हमारा मालिक दूसरा कौन होगा। और यह जब सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत खाली सिद्धांत नहीं दिया,
फ्रांस में क्रांति हो गई, पेरिस कम्यून इसको बोलते हैं, और फ्रांस में जब क्रांति हुई तो मजदूरों ने कब्जा कर लिया, लेकिन 74 दिन सिर्फ 74 दिन, और 74 दिन में वह दुनिया के सामने एक नया वही परिवार कैसे चलता है वह सिद्धांत का चार्टर तैयार करके और साबित किया कि कैसे समाज चलता है। लेकिन पूरी दुनिया के लुटेरे सारे शक्ति लगा करके पेरिस कम्यून को फेल करा दिया, हत्या कर दी लोगों को, लेकिन उसके बाद भी वह आंदोलन रुका नहीं, वह बढ़ते गया। और वह आंदोलन बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि पूंजीवाद की जो चर्चा उन्होंने किया कि पूंजीवाद को जब संकट आता है तो समाज में कहा ना, पूंजी का चरित्र होता कि मुनाफा के लिए अगर कटवाना पड़े तो कटवाएगा, उसमें हृदय नहीं होता, दिल नहीं होता है, अमानवीय होता है पूंजीवाद। और चूंकि अमानवीय होता है तो मानवीय मूल्य उसमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जो अकाल पड़ा था पूरे दुनिया में और भारत में भी अकाल पड़ा, तो हजारों लाखों टन मेवा समुद्र में बहा दिया गया। आज भी हमारे देश में करोड़ों करोड़ रुपए की प्राण रक्षक दवाइयां एक्सपायर कर जाती है, लेकिन उसी दवा के बिना लोग इलाज के बिना मर जाते हैं। यह पूंजीवाद है, दवा है लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है तो आप मर जाते। यह हृदयहीन व्यवस्था है। आप पूरी अगर जाएंगे तो इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में हम आपको कहें कि हम लोग एक दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है, और यही दृष्टिकोण जिसकी चर्चा अभी सेकेंड हाफ में इन्होंने कहा है। अभी चूंकि 5-7 मिनट और हमारा 1:30 बजे ना खत्म करना है, अभी टाइम करते रहिए, आप भोजन आएगा तो। अच्छा, भोजन अभी नहीं आया है? अच्छा, आ रहा है, आएगा तो हमको बता दीजिए। तो हम साथी हाँ, तो हम कह रहे थे कॉमरेड कि दुनिया में पूंजीवाद जो है ना वह ऐसी हृदयहीन व्यवस्था है कि जिसके अंतर तत्व को समझने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी छदनी है, और यह छदनी कोई नया नहीं है, पहले भी था। एक चंद्रकांता सीरियल, एक चंद्रकांता सीरियल हम लोगों ने देखा था, देखे थे आप लोग? अयावर की चर्चा उसमें, यानी रूप बदलने, अयावरी, जब जहां जरूरत पड़ी वही रूप में हाजिर हो जाए। यह पूंजीवाद है जो अयवारी की व्यवस्था है, रूप बदलने की व्यवस्था है, वह छदनी व्यवस्था है, आई हर युग में रहा है। और हर जब तक उसको सत्य को आप नहीं जानेंगे, इसलिए इस प्रशिक्षण शिविर का मूल मकसद है सत्य को जानना, यथार्थ को जानना, अपने वर्ग हित में सारी चीजों को समझना। और जब वर्ग हित में सारी चीज को समझ लीजिएगा तो फिर आप भ्रमित नहीं होइएगा, आप डरिएगा नहीं, आप एक विचारधारात्मक रूप से, विचार जो है ना, जब आदमी के दिमाग में विचार बैठ जाता है तो भौतिक ताकत हो जाती है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और वह पूंजीवाद और आज तक के शोषण के इतिहास में दिमाग में बैठाया गया है। और वह इसीलिए सब बात में कहते हैं कोई है वही जो राम रुचि राखा, वही होना है जो प्रभु चाहेंगे, तो अपने क्या करें। तो यानी आपको कर्तव्यों से विमुख करता है, हमारे पहलकदमी से हमको रोकता है, हमको दिमागी रूप से। इसलिए राहुल संकीर्तन ने किताब लिखी दिमागी गुलामी। आप लोगों ने देखा कि नहीं? आदमी को दिमाग से गुलाम बना